नमस्कार दोस्तों, हम लोग भू आकृतिक प्रदेश के चैप्टर में बात कर रहे थे और भू आकृतिक प्रदेश के चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने हिमालय पर्वत को पढ़ा है और हिमालय पर्वत के बाद प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे थे और प्रायद्वीपीय पठार में भी कौन कौन से पठार हैं उनको देखा। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, भारत के दो घाटों के बारे में पढ़ाई की और उसके आगे हमने देखा कि दुनिया में कौन कौन से पर्वत होते हैं और वो पर्वत कैसे बनते हैं। अब हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों को लेकर के और समुद्र तटीय मैदान को लेकर के। अगर इतना हम कंप्लीट कर ले जाते हैं तो फिर भू आकृतिक प्रदेश के चैप्टर में आपका बचेगा भारत के द्वीप और यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आइए एक और सब टॉपिक इसमें हम कंप्लीट करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रों को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दर्रा आप समझना ये बनता कैसे। दर्रा के जो बनने का चरण होता है, जैसे कि मान लो कि ये कोई यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, शिवालिक श्रेणी है और अगर कोई नदी इधर से निकलेगी तो नदी इस पर्वत को काटेगी और ये नदी मान लो इतने भाग में बैठती है तो इधर से और इधर से रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए, यहाँ पर आने जाने के लिए। तो कुल मिलाकर दर्रों का निर्माण ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? नदियों के द्वारा किया जाता है। और दर्रा वो होता है कि जैसे किसी पर्वत को काट करके नदी और बीच से रास्ता प्रदान करती है एक स्थान से दूसरे स्थान को जानो को। तो दर्रों का इतिहास भी भारत में बहुत प्राचीन रहा है और दर्रों के सहारे ही भारत में कई यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी हुए। जैसे सिकंदर को देखो तो सिकंदर से प्रश्न आया करता है कि सिकंदर भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था, तो यहाँ पर खैबर दर्रे का उत्तर बताया करते हो। मोहम्मद गोरी भारत में किस दर्रे से होकर के आया, तो आप यहाँ पर बोलन दर्रे का नाम लिया करते हो। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो दर्रों का राजनीतिक और भौगोलिक हर दृष्टि से अपना महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं दर्रों के बारे में और सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं आपका। जैसे जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर में समझिएगा कि इस तरफ जम्मू शहर आपका पड़ता है और जम्मू से होकर के जाने वाला रास्ता होता है जो श्रीनगर के लिए जाता है। और इसके बाद इधर की तरफ आपका गिलगित पड़ता है, गिलगित सेक्टर भी है, पीओके में आता है, पीओके के एकदम नजदीक है। और श्रीनगर से इधर की तरफ आपका लेह पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक रास्ता इधर से इधर जाता है, एक इधर से इधर जाता है, एक इधर से इधर जाता है। और इनमें अगर दर्रे नहीं होंगे तो ये रास्ता आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? इसको आप बनिहाल दर्रा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बनिहाल दर्रा हो गया और बनिहाल दर्रे में ही आपकी क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद आप ऊपर की ओर आइएगा तो श्रीनगर से गिलगित की ओर जाने वाला बुर्जिल दर्रा है। तो यहाँ से बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित के लिए मार्ग प्रदान करता है, बुर्जिल दर्रा हो गया। इसके बाद आप श्रीनगर से लेह की तरफ आइए तो इधर की तरफ एक आपको जोजिला दर्रा मिलेगा, जोजिला दर्रा। तो देखिए तीन दर्रे मैंने अभी बताए और इससे प्रश्न आता है कि बनिहाल दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, तो आपको उत्तर होगा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और यह प्रश्न आता है कि श्रीनगर से गिलगित की ओर जाने के लिए कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो यहाँ पर बुर्जिल दर्रा मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की ही अगर मैं और बात करूं तो जम्मू कश्मीर के इसके अलावा और भी कई दर्रे हैं, जैसे कि पीर पंजाल दर्रा भी आपका इधर ही पड़ता है यहाँ पर। और पीर पंजाल दर्रे के अलावा फिर काराकोरम दर्रा है एक यहाँ पर, काराकोरम दर्रा भी यहीं पर पड़ता है आपका, काराकोरम दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा, फिर काराकोरम दर्रा और एक दर्रा है कि चांगला दर्रा का नाम भी यहीं पर आता है, चांगला दर्रा। और चांगला दर्रा आपका इधर पड़ता है और चांगला दर्रे से होकर के ही सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इतने नाम आपको जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दर्रों के नाम याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य को लेकर के बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के आगे रुकिएगा थोड़ा सा और हिमाचल प्रदेश पर बात करना है कि हिमाचल प्रदेश में तो आपको एक मैप बनाना है जिसमें 4 शहर बनाने हैं और वहीं से जोड़ करके दिखा देना है, जिससे आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी।
जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे आप तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। ये मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे मिलने वाले हैं। और 3 दर्रे कौन कौन से? शिवकिला दर्रा, और दूसरा रोहतांग दर्रा, और तीसरा बाड़ा लाचा दर्रा। तो आपको इसकी एक ट्रिक याद रखना है क्या? शिप रो है बड़ा, जैसे गांव की भाषा में कहो तो शिप मतलब जहाज, रो है मतलब रहा है, बड़ा मतलब बड़ा, कोई जहाज बड़ा रहा है, शिप रो है बड़ा, तो शिप से शिवकिला, रो से रोहतांग, बाड़ा से बाड़ा लाचा। अब देखो, अब आपको इसी क्रम में क्या करना है। मान लो 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो जो शिवकिला दर्रा है, शिवकिला आपका किधर पड़ता है? नीचे की साइड पड़ता है, इधर मान लीजिए। और इसके बाद बाड़ा लाचा, इसके बाद आपका बाड़ा लाचा दर्रा ऊपर की साइड पड़ता है। और इन दोनों के बीच में आपका कौन सा पड़ता है? तो इनके दोनों के बीच में आपका रोहतांग दर्रा पड़ता है। तो इतनी 3 बातें आपको यहां से याद रखनी है। शिमला एवं तिब्बत के लिए रास्ता शिवकिला दर्रे से होकर के जाता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसमें ये बात भी आप याद रखेंगे, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला है दर्रा। और जो रोहतांग दर्रा है, लेह और मनाली को आपस में जोड़ता है, लेह एवं मनाली को दोनों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों ये आपको यहाँ पर लूसेंट की किताब में नहीं मिलने वाला है, केवल श्रीनगर और गिलगित के बारे में ही दिया है, तो इसको आप जोड़ लेंगे अपने नोट्स में। और जो बाड़ा लाचा दर्रा है वो लेह को मंडी शहर से जोड़ता है, लेह को मंडी शहर से जोड़ता है। और ये सारे आपके हिल स्टेशन है एक प्रकार की, ये तो आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों बस इंतजार करिए, जैसे ही मैं एक बार भूगोल को खत्म कर लूंगा तो इसके बाद राज्य वाइज डाटा हम लोग यहाँ पर सर्च करके पढ़ लेंगे। तो पहले आप इन चीजों को सब देखते रहें। तो पहले नीचे शिवकिला, शिवकिला के बाद ऊपर रोहतांग, और दोनों के बीच में बाड़ा लाचा दर्रा है। तो शिवकिला और बाड़ा लाचा, और बीच में रोहतांग। तो इतना आप इसमें याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रों में। आइए और आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद आप आइए यहाँ पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दर्रों को देखिएगा। तो उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे हैं। 3 दर्रे कौन कौन से? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, दूसरा माना दर्रा, और तीसरा लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और ये तीनों के बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर तथा कैलाश के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। तो मानसरोवर या कैलाश की यात्रा पर जाना है तो आपको इन दर्रों का सहारा लेना होगा, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इतना आपको उत्तराखंड के 3 दर्रों के बारे में याद रखना है। अब आइए और आगे चलते हैं और सिक्किम के दर्रों को देखते हैं। सिक्किम के दर्रों पर बात करते हैं। तो आप सिक्किम में आएंगे तो सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे। मान लीजिए सिक्किम का मैप है, तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नाथुला दर्रा, ऊपर की ओर नाथुला दर्रा मिलेगा, और नीचे की ओर जयलेपला दर्रा मिलेगा, जयलेपला दर्रा मिलेगा। और दोस्तों एक पॉइंट मैं भूल गया हूं, उसको आप लिख लेंगे। शिवकिला दर्रे से होकर के सतलज नदी प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रे से होकर के ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। या दूसरी तरह से प्रश्न बने कि शिवकिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है, तो आपको उत्तर क्या होगा? सतलज नदी के द्वारा किया गया। ठीक है, आइए इस पर बात करते हैं, नाथुला और जयलेपला पर। तो ये जो आपका जयलेपला है, जयलेपला दर्रा ही सिक्किम से और भूटान के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो अगर आपको भारत से भूटान जाना है तो भूटान के लिए रास्ता कौन ले जाएगा? जयलेपला दर्रा। और जयलेपला दर्रे से होकर के कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। तो तीस्ता नदी आपका ये जो है किस दर्रे का निर्माण करती है? जयलेपला दर्रे का निर्माण करती है। ऐसे भी प्रश्न बनता है। और इस नदी को लेकर के विवाद तो किस किस देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर तीस्ता नदी जल विवाद पाया जाता है। तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो इतना आपको जयलेपला दर्रा के संदर्भ में याद रखना है। अब देखिए नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा से होकर के ही भारत और चीन, अर्थात चीन के लिए यहाँ पर रास्ता जाता है नाथुला दर्रे से होकर।
और इस नाथुला दर्रे को अगर याद हो आपको तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन के साथ कुछ समझौता हुआ था, तब जाकर के साल 2006 में आपका खोला गया था। तो इससे भी आपका दो प्रश्न बन सकता है कि भारत का वो कौन सा दर्रा है जिसको 1962 के युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। तो आपको उत्तर क्या होगा कि नाथुला दर्रा है। और दूसरा प्रश्न आएगा कि नाथुला दर्रे को पुनः व्यापार के लिए कब खोला गया, तो आपको उत्तर क्या होगा, साल 2006 में खोला गया। इतना आपको सिक्किम के दर्रों को लेकर के याद रखना है। आइए और आगे चलते हैं और बात करते हैं सिक्किम के दर्रों के बाद। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे मिलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूं। तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा आपको मिलेगा बोमडिला, दर्रा, और एक दूसरा मिलेगा यांग्याप दर्रा। और दोस्तों यांग्याप दर्रे से होकर के ये आपका ऐसे बनाना है आपको, दर्रा ऐसे बनाएंगे। और यांग्याप दर्रे से ही होकर के कौन सी नदी भारत में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है। एक और दर्रा आपका इसी में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, वो कौन सा नाम है, दिफू दर्रा। तो एक और लिख लीजिएगा, दिफू दर्रा भी इसी में है, दिफू दर्रा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। बोमडिला, यांग्याप और दिफू यहाँ पर किस राज्य में है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इतना याद करने के बाद एक दर्रा भर और आपका शेष बचता है जिसको आपको और याद करना है। मणिपुर में पाया जाता है। क्या आप नाम बता सकते हैं? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ पाया जाता है? आपका मणिपुर में स्थित है। इतना आपको दर्रों के बारे में याद रखना है। और दोस्तों थालघाट, गोरघाट, पालघाट, सिनकोटा दर्रे के बारे में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि कौन किसको किस शहर को जोड़ता है। तो आप मेरे इसके पहले के वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। तो इतने दर्रे आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे समुद्र तटीय मैदानों को लेकर के। और आप लोगों से दोस्तों निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें, जिससे कम से कम 2 महीने के एवरेज में ही हम 1000 सब्सक्राइबर को पार कर सकें। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, 10 से 15 मिनट का वक्त तो निकाल ही सकते हो। अगर हम आपके लिए 2-2 घंटे वीडियो बना करके डाल सकते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो। आइए खैर समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात करते हैं। समुद्र तटीय मैदान, तो इसी वीडियो में आपका दर्रा भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी में आपका समुद्र तटीय मैदान भी कंप्लीट हो जाएगा। समुद्र तटीय मैदान, और अगर याद हो तो भू आकृतिक प्रदेश में मैंने एक हेडिंग के रूप में इसको भी दिया था, समुद्र तटीय मैदान। अब समुद्र तटीय मैदान में देखिएगा तो साउथ इंडिया में ही है। तट का मतलब है जहां से समुद्र लगा हो, तो ये साउथ इंडिया में ही पाया जाएगा। और मैंने कहा था कि ये वेस्टर्न घाट है और ये इधर ईस्टर्न घाट है, ये पूर्वी घाट है। और ये वाला जो मैदान है यही आपका क्या माना जाएगा, समुद्र तटीय मैदान पाया जाएगा। और इसके हर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उनके क्या नाम है ये आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीजें। तो ये भारत के पश्चिम में 3 समुद्र तटीय मैदान पाए जाएंगे। सबसे पहले ऊपर आइए तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। कोंकण के बाद तो केनरा तट आएगा, केनरा तट। और इसके बाद मालाबार तट आएगा, मालाबार तट आएगा। तो अगर आपको ट्रिक बनानी है तो भारत के पश्चिम में यानी कि वेस्ट में आपका क्या क्या है, केकेएम, ये दिमाग में रखिए आप। कुछ नहीं किया मैंने, पहला वाला अक्षर उठा करके रख दिया है, ठीक है। कोंकण तट ये आपका कहां से कहां तक है, तो गुजरात से लेकर के और गोवा तक है आपका, ये भी। तो केनरा तट कहां से कहां तक है, गोवा से लेकर के मंगलौर तक है, मंगलौर की कर्नाटक में है, मंगलौर कर्नाटक में, ये भी आप याद रखेंगे। और मालाबार
तो ये मंगलौर से लेकर के दक्षिण के जो है दक्षिण के कन्याकुमारी तक है, ये कन्याकुमारी तक जाएगा। और अगर प्रश्न आए कि केरल राज्य से लगे हुए समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, आपका उत्तर क्या होगा? मालाबार तट। यह प्रश्न दोस्तों कई बार बना है कि केरल से कौन सा समुद्र तट लगता है, तो आपका उत्तर होगा मालाबार तट। और दिशा के अनुसार पूछेगा तो भी आप कर लेंगे, अभी मैं प्रश्न बनाऊंगा, आप लोग उसके उत्तर देंगे। इसके बाद और आइए इधर की तरफ, तो इधर भी आपको 3 तट दिखाई देंगे, 3 तट इधर भी मिलने वाले हैं, कोंकण, केंद्रा, मालाबार, ये आपके इधर हो गए। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट के ऊपर कौन सा है? गोलकुंडा तट है, गोलकुंडा तट। और गोलकुंडा तट के ऊपर आइए तो कौन सा तट मिलेगा? तो यहाँ पर उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। अब ये कहां से कहां तक है तो इसको भी लिखिए, ये यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी तक है, कृष्णा डेल्टा बोल देते हैं इसको हम, कृष्णा डेल्टा। और इसके बाद कृष्णा डेल्टा से लेकर के आगे वाला जो होगा आपका गोदावरी डेल्टा तक है, गोदावरी नदी यहाँ से यहाँ पर जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो गोदावरी डेल्टा पाया जाता है। ये होगा गोलकुंडा तट। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से लेकर और ऊपर बंगाल तक का जो समुद्र तट है उसको यहाँ पर उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग उत्तर बताओगे कि भारत के पूरब एवं दक्षिण में कौन सा समुद्र तट है? प्रश्न समझ पा रहे हो? पूरब दक्षिण में, तो पूरब दक्षिण में कौन सा समुद्र तट है? तो अब इतना तो याद रखना है कि ये पश्चिम है, तो इनसे तो कोई उत्तर होगा नहीं, यानी कि ना तो कोंकण सही है, न केंद्रा सही है, न मालाबार सही है। अब पूरब ये है तो पूर्वी तट में ही आपको आकर के उत्तर देना है, और दक्षिणी पूर्व है, पूरब में दक्षिणी तट, तो पूरब ये हो गया और सबसे दक्षिण में ये हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। तो ऐसे दिशा के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप इनको याद रखेंगे। तो ये दोस्तों रहे आपके समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीपों को लेकर के, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की कहानी को लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखेंगे।